वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। हमने ये कहा था कि व्हेन ए नेट अनबैलेंस्ड फोर्स acts on a body then it produces acceleration in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और हमने ये कहा था कि वो जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है नेट एक्सटर्नल फोर्स के साथ। और हमने ये भी कहा था कि उसका इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ। फिर हमने इसे कंबाइन किया था और कंबाइन करके हमने कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और हमने कहा था कि ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पे नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होता है। और वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के, नेट एक्सटर्नल फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के। ऑल राइट, तो ये हमारे कल के चैप्टर की समरी थी। अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है, उसको हम देख लेते हैं। यस, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखें। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें वो कहता है कि हमारे पास एक इंजन है। इफ़ द सेम इंजन इज इंस्टॉल्ड इन अ बस एंड अ कार और बस के अंदर एक ही इंजन हमने यूज़ किया है और वो फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है, 3000 न्यूटन। व्हाट एक्सेलरेशन विल दिस इंजन प्रोड्यूस इन अ बस ऑफ मास 12,000 किलोग्राम। बस का जो मास है, मास ऑफ बस वो कितना है, 12,000 किलोग्राम। ओके, इसी तरह से जो मास ऑफ कार है वो है 1200 किलोग्राम। तो आपने देखा कि आपके पास फोर्स आ गई है और आपके पास सेपरेटली मास ऑफ बस भी अवेलेबल है और आपके पास मास ऑफ कार भी अवेलेबल है। आपने क्या करना है कि आपने दोनों के लिए जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बस भी आपने फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए कार भी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ बस हमें गिवन है 12,000 किलोग्राम, कार भी हमें गिवन है और फोर्स भी हमें गिवन है। और हमसे पूछा क्या गया है कि आपने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, बस के एक्सेलरेशन को, और आपने कार के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि हमने फार्मूला पढ़ रखा है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो मुझे तो सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैथ को मैं यहाँ ला के डिवाइड कर दूँगा, F/m इज इक्वल्स टू a। तो इस फार्मूले की मदद से मैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम यही फार्मूला जो है उसको यूटिलाइज़ करेंगे। सबसे पहले जो है वो बस के लिए यूज़ करेंगे। अगर बस के लिए यूज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बस एंड मास ऑफ बस, तो m को हम mb से रिप्लेस कर देंगे और a को ab के साथ। तो आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ गया बस का। उसके बाद आप फिर से वैल्यूज़ पुट करेंगे सेम फार्मूले में, लेकिन अब आप लिखेंगे सी का मतलब है एक एक्सेलरेशन किसका है, कार का है। और आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो कार का एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है बस के एक्सेलरेशन से। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास बस है, ये देखें, बस जो है उसका मास बहुत ज़्यादा है। अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ,
मैस के साथ। अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो बस का मैस है 12,000 किलोग्राम, जबकि कार का मैस है 1200 किलोग्राम। इस वजह से कार का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ बस। ठीक है, तो ये हमारी एक एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे थर्ड लॉ की तरफ। कि मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट लॉ है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो आपको क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। क्वालिटी ऑफ फोर्स, ओके। जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ जो है ये आपको बताता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि आप किस तरह से फोर्स को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ जो है ये बताता है आपको ओरिजिन ऑफ फोर्स, ओरिजिन ऑफ फोर्स। ऑलराइट, तो यहां से आपका एक एमसीक्यूज बन जाता है, विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ gives information about force। यस, कौन सा लॉ जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फोर्स के बारे में। यस, which one is that? First law, second law, okay, third law and none, या कोई भी नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। हम देखेंगे अभी तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन हम इसको देखेंगे कि ये थर्ड लॉ जो है वो किस तरह से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ऑफ फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको क्या बता रहा है? फर्स्ट लॉ आपको बता रहा है क्वालिटी के बारे में, ठीक है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, सेकंड लॉ आपको बता रहा है मेजरमेंट के बारे में, कि किस तरह से आप मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन तीसरा लॉ जो है वो आपको ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि फोर्स एक्चुअली कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अगर फोर्स की बात की जाए कि फोर्स की ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बेहतर इंफॉर्मेशन कौन सा लॉ प्रोवाइड करता है, दैट इज़ थर्ड लॉ। ओके, अब थर्ड लॉ को हम डिस्कस करते हैं कि थर्ड लॉ क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, यस, ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है। ये देखें, अगर आप गौर करें तो जब आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो आपने क्या किया, फुटबॉल के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट की, उसको हम कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं? एक्शन। इसी तरह से उसी वक्त में इंस्टेंटली, विदाउट एनी डिले, उसी वक्त जो है वो फुटबॉल भी आपके पाँव के ऊपर या फुट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शनल फोर्स। और इसे हम क्या कहेंगे? एक्शन फोर्स। तो बेसिकली हम थर्ड लॉ को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, हम इसको 2-3 तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये देखें, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें से हम पहले फॉर्मल जो है वो लिख लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए exerts force on B, और वो फोर्स कौन सी है? FAB। ठीक है, देखिए ज़रा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए जो है
वो किसी ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि FAB है, मतलब ए पे फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, बी। देन at the same instant object B will also exerts same force on object A, but in opposite direction। ठीक है, लेट्स से कि मिसाल के तौर पर कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ऑब्जेक्ट A जो है वो B के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसी लम्हे B जो है वो A के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने वहाँ लिखा कि जो फोर्स A B पे लगा रहा है वो FAB है, इसी तरह से जो B A पे लगा रहा है वो कौन सी है, FBA। ऑलराइट, तो B जो A पे लगा रहा है वो है FAB और जो A B पे लगा रहा है वो कौन सी है, FBA। यानी जिस पे लग रही है उसको आपने पहले लिखना है, जो लगा रहा है उसको आपने बाद में लिखना है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी। अब इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन इनकी जो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये नहीं है कि A ने B पे फोर्स लगाई है और लगाने के बाद कुछ 5 मिनट गुजर गए हैं, 10 मिनट गुजर गए हैं और फिर B ने A पे लगाई। नो, इंस्टेंटली, एट द सेम इंस्टेंट। अगर सेम इंस्टेंट पे A ने B पे फोर्स लगाई है तो उसी एक लम्हे में B A के ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। यहाँ से आप एक और बात देखें कि अगर मैं कह दूँ कि ये वाली जो फोर्स है, अगर मैं कह देता हूँ कि ये वाली जो फोर्स है ये एक्शन है, ये क्या है, एक्शन है, तो इसके रिएक्शन में ये नीचे वाली फोर्स जो है वो बनी है। तो एक्शन जो है, लेट्स से कि एक्शन जो है वो A पे हो रहा है और रिएक्शन जो है वो B के ऊपर हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी के ऊपर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक्शन और रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे, मिसाल के तौर पर कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने किसी टेबल पे रखा हुआ है ऐसे, लेट्स से कि ये कोई टेबल है और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस टेबल पे रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये टेबल जो है ये इसके ऊपर फोर्स लगाए इस तरह से, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे नीचे ज़मीन भी है, अर्थ, ठीक है। अब अर्थ जो है वो भी क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, तो टेबल भी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स, और जो ग्रेविटी है वो भी क्या कर रही है, इसको डाउनवर्ड खींच रही है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर आप गौर करें, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अब नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, यानी दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही हैं। तो इस सूरत में आप न्यूटन थर्ड लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सारे एक्शन भी देखें इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन भी इसके ऊपर हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि आप इन दोनों फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। एक्शन
रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। हमेशा याद रखना है कि थर्ड लॉ की कंडीशन ही ये है कि अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर रिएक्शनल फोर्स लगाएगा। ये नहीं कि मैंने एक्शन भी उसके ऊपर किया है और रिएक्शन भी उसके ऊपर किया है। अगर ऐसा होगा, मिसाल के तौर पर कि ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसी के ऊपर जो है वो एक्शन भी हो रहा है और इसी के ऊपर रिएक्शन भी हो रहा है, तो इसकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन एक्शन रिएक्शन के एक्ट करने से बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और मूव भी कर सकती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमने ये बात सीखी, मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ आपको। ये देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसी वक्त एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट बी जो है वो सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जो कि एफ बी ए है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस केस में देखें कि ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो कि एफ बी ए है, और बी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि एफ ए बी है। दोनों जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी हैं, और इसके साथ साथ जो है ये सेम इंस्टेंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो हम इनमें से किसी एक को एक्शन कह सकते हैं और दूसरी को हम क्या कह सकते हैं? रिएक्शन कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ओके, इसी तरह से हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल बुक्स में लिखा होता है एक्शन एंड रिएक्शन आर equal in magnitude but opposite in direction। तो एक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है रिएक्शन के साथ, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अच्छा, अब इसका फिजिकल मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि इसको और किस तरह से हम लिख सकते हैं। You cannot touch until you are being touch। तो इसका मतलब है कि आप कभी भी किसी बॉडी को टच नहीं कर सकते जब एट द सेम इंस्टेंट आपको टच ना हो रहे हो। तो ये भी एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन है न्यूटन थर्ड लॉ की कि आप अगर किसी चीज़ को टच करेंगे तो उसी एक इंस्टेंट में वो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? आपको टच करेगा। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मल सी एक्सप्लेनेशन थी थर्ड लॉ की जो मैंने आपके साथ रखी है। ये देखें, शुरू में मैंने बता दिया आपको कि कौन सा लॉ जो है वो आपको बेहतर तरीके से जो है वो फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो थर्ड लॉ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ ये है डेफिनेशन शेयर कर दी है कि आप फॉर्मल डेफिनेशन तो यही बनती है। उसके साथ साथ मैंने आपके साथ एग्जांपल भी शेयर कर दी, ये भी बता दिया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन और ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ये लाइन भी अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ साइड पर लिख भी देता हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन are always acts on different bodies। ये होगा तो आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एक्ट करेगा, अदरवाइज बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास लेट से कि ये काइंड ऑफ रॉकेट है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है वो रॉकेट है, और रॉकेट का पता है आपको कि उसके पीछे से जो है वो इस तरह से एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो क्या हो रही होती हैं? एमिट हो रही होती हैं। तो आप देखें कि ये गैसेस जो हैं वो इस डायरेक्शन में क्या हो रही हैं? एमिट हो रही हैं। ठीक है, अब इसके रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है, यानी गैसेस जो है वो एक्शन कर रही हैं और इसके रिएक्शन में रॉकेट जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है।
तो देखें एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर हो रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास कोई बलून है, ठीक है, इस तरह से बलून है। तो बलून में से भी आपको पता है कि जब हम उसको इन्फ्लेट करके छोड़ देते हैं तो उसमें से भी जो है वो हवा बाहर की तरफ निकलती है, और उसके रिज़ल्ट में जो बैलून होता है वो लेट्स से कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो गैसेज जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एमिट हो रही हैं। तो ये बेसिकली एक्शन रिएक्शन की फोर्स जो है वो बन रही है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन अगर सेम बॉडी पे होगा तो बॉडी मूव नहीं कर सकेगी। ऑलराइट, तो ये कुछ एग्जांपल थी इसकी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होना ज़रूरी है, कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बना रही है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के मुताबिक ही आप थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये देखें, एक बॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है और नीचे जो है वो टेबल है, इस तरह से ये टेबल है, ओके। अब एक्शन रिएक्शन पेयर वाली फोर्स कौन सी होगी? वो फोर्स ये होगी कि ये टेबल इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और ये बॉक्स इस टेबल के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो ये अगर मैं कह दूं कि ये ए है और ये टेबल को मैं बी कह दूं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि टेबल जो इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है वो एफ ए बी है, और ये जो टेबल पे फोर्स लगा रहा है वो क्या होगी, एफ बी ए। तो इसका मतलब है कि एफ ए बी जो है वो दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ये है। लेट्स से कि आपने इसको यहाँ पे लिखना भी है। इस केस में ये देखें, यहाँ पे मैं साइड पे मेंशन कर देता हूँ कि एफ ए बी इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एफ बी ए, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म के बाद आप एग्जाम्पल दे देंगे। अच्छा, अब वहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा था आपके साथ, ये देखें, अब मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल फोर्सेस तो एक्शन रिएक्शन पेयर बना रही हैं, लेकिन अगर मैं डिस्कस करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये नॉर्मल फोर्स जो टेबल इस पे लगा रहा है वो एफ ए बी है, इसी तरह से जो अर्थ है वो भी तो इस पे फोर्स लगा रही है और वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। तो ये क्या डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी, एम जी। अब चूंकि ये टेबल को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसमें से पास थ्रू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ देखें, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है जो कि एफ ए बी नॉर्मल फोर्स है, और इसी तरह से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो कि एम जी है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इस बॉक्स पे एक्ट कर रही हैं, दोनों जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये पास थ्रू नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसल आउट कर रही हैं। तो अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडीज़ पे होगा तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो बॉडी मूव नहीं कर सकेगी। इसलिए एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक्शन रिएक्शन पेयर को जो है वो रिकग्नाइज करें पहले कि कौन सा एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो था वो हमारा थर्ड लॉ जो है वो वाइंड अप हो चुका है, जिसमें मैंने आपको तीन मेजर चीज़ें बताई हैं। नंबर वन, मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या होती है। अगर ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे रिएक्शनल फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, लेकिन एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये एक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्शन रिएक्शन पेयर को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्शन रिएक्शन पेयर को फाइंड आउट नहीं करेंगे आप न्यूटन थर्ड लॉ को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बुक को देखें तो वो हमें कहता है कि जो थर्ड लॉ है ये आपको टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ से ही हमें पता चला था कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें जो कि मैंने किसी टेबल पे रखा हुआ है, तो ये टेबल जो है इसके ऊपर
एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करा है, इसी तरह से ये भी इस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करा है। तो इन नॉर्मल फोर्सेस का हमें पता ही तब चला है जब हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ हमें पता चला। जब न्यूटन थर्ड लॉ पता चला तो हमें पता चला कि जब ये दोनों सरफेसेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो इन पे नॉर्मल फोर्सेस जो हैं वो लगती हैं, बेशक थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती हैं, लेकिन ये इनकी एग्जिस्टेंस का पता हमें इस तरह से चला। इसी तरह से नॉर्मल फोर्स की डिस्कशन होगी। टेंशन की फोर्स क्या है? लेट्स से कि ये आपके पास एक वॉल है और यहाँ से आपने जो है वो एक स्ट्रिंग को क्या किया हुआ है, इस डायरेक्शन में आपने खींचा हुआ है, कोई फोर्स लगाई हुई है, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। अब हम इसको दो जगह पे देखेंगे, इस जगह पे और इस जगह पे। अगर आप देखें तो जब आपने इस तरफ फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, तो इस स्ट्रिंग ने ऑपोजिट फोर्स लगाई है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन 10 न्यूटन। ठीक है, इस जगह पे आपके हैंड पे, आपके हैंड ने स्ट्रिंग पे जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है और स्ट्रिंग ने आपके हैंड के ऊपर जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगी कि जब आपने इसको इस तरफ खींचा है। ओके, अब इस तरफ आ जाएं। अब स्ट्रिंग जो है, वॉल जो है, वॉल ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाई है स्ट्रिंग के ऊपर। क्यों लगाई है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हुई है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो सारे जो एटम्स थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज। अब ये थ्रू चेन सारे एटम्स के दरमियान इक्वली डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो फिर यही फोर्स जो है वो यहाँ पे भी एक्ट करेगी। तो स्ट्रिंग जो है वो वॉल के ऊपर फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की, और वॉल जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है और यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चला कि टेंशन की फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है जब आपने एक्शन रिएक्शन को नोट किया। तो इसका मतलब है कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो आपको जो टेंशन और नॉर्मल की फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है लिमिटेशंस। यस, व्हाट आर द लिमिटेशंस? किसकी लिमिटेशंस की बात हो रही है? न्यूटन लॉज की। न्यूटन लॉज की लिमिटेशंस की बात हो रही है। तो न्यूटन का जो लॉ है उसकी पहली लिमिटेशन ये है, ठीक है, कैन नॉट अप्लाई ऑन एटॉमिक स्केल। न्यूटन लॉ जो है वो एटॉमिक स्केल पर काम नहीं करते, और उसकी रीज़न ये है कि एटॉमिक स्केल पे आपको पोजीशन एंड एक्सेलरेशन के बारे में सही से पता नहीं होता। या तो आप पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, यानी कि न्यूटन्स के लॉज के थ्रू, आप पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आप एक ही वक्त में उसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक लिमिटेशन है कि एटॉमिक स्केल पे हम न्यूटन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हम पोजीशन और एक्सेलरेशन एक ही वक्त में नहीं निकाल सकते। लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर हम पोजीशन और एक्सेलरेशन एक ही वक्त में निकाल सकते हैं, जो कि हमने काइनेमैटिक्स के चैप्टर में देखा था। ओके, दूसरा पॉइंट है कैन नॉट अप्लाई on objects moving with speed of light। स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं या क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर ये कि क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट से जो मूव कर रहे हैं उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक और तरह की फिजिक्स को यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। न्यूटन के जो लॉज की फिजिक्स है उसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं कि उसको हम उसके लिए जो फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं या टूल किट इस्तेमाल करते हैं उसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव करता है तो उसमें डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स आते हैं, जैसे लेंथ कंट्रैक्शन, उसकी लेंथ जो है वो मतलब कि कम हो जाती है, उसका टाइम बढ़ जाता है, टाइम डिलेशन हो जाती है, उसका जो मोमेंटम है उसमें तब्दीली आ जाती है, उसके मास में तब्दीली आ जाती है, या उसके एनर्जी कंटेंट में तब्दीली आ जाती है। तो वहाँ पे आप न्यूटन के लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दो जो लिमिटेशंस हैं ये हमारी बुक में मेंशन है। इसके अलावा भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। उस लिमिटेशंस के लिए मैं एक दूसरा लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ ऑलरेडी, उसमें मैंने 5 से 6 लिमिटेशन डिस्कस की हैं, उसका लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा।
तो यहाँ तक जो है वो हमारा लेक्चर वाइंड अप हो चुका है और मैंने आपको बताया है कि हमने न्यूटन को थर्ड लॉ को स्टडी किया है, उसकी डेफिनेशन देखी है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा है, उसके साथ साथ हमने उसके एग्जांपल्स देखी हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसने हमें टेंशन और नॉर्मल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और यही वो लॉ है जो कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी फोर्स के बारे में। इसके साथ साथ हमने देखा है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होने चाहिए। अगर एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन होगा तो उस एक्शन रिएक्शन की फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर कंसीडर नहीं कर सकते। हमने हमेशा वो फोर्सेस ढूंढनी है जो कि एक्शन और रिएक्शन पेयर को कंप्लीट कर रही हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लें। अगर आपके कोई वैलिड क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट है। ओके, लिमिटेशन ये थी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि हम आगे मूव कर सकें। ओके, तो लिमिटेशंस मैंने कहाँ डिस्कस की हैं, ये देखें। न्यूटन के जो लॉ हैं उनको हम अप्लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे बॉल है, बॉल जो है, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक बॉल है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें ज़रा, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। हमारे पास एक बॉल है, ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। अब ये बॉल मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी के साथ जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत 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 कम है। तो मैं इसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी पोजीशन और एक्सेलरेशन को मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। उनके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम ये कहते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ हो सकता है, कंफर्मेशन के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल यहाँ मौजूद है। एटॉमिक स्केल पे हम सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपने इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये न्यूक्लियस है आपके पास, लेट से कि ये न्यूक्लियस है, आपने हमेशा पढ़ा है कि इस तरह इसके गिर्द शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ये शेल्स नहीं होते। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, इसमें हम ये सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे मौजूद है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम एटॉमिक स्केल पे जो है वो इनकाउंटर करते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पे न्यूटन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट या क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर क्या होता है कि उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आते हैं। जैसे इसके लिए अगर आप एक मूवी देखना चाहते हैं इंटरस्टेलर, तो इंटरस्टेलर में ये होता है कि वो जब इस अर्थ से मूव करके किसी और सितारे पे जाता है और वहाँ से वापस आता है तो वो खुद यंग होता है, जबकि उसकी छोटी बेटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी होती है। तो मतलब जब कोई स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज कोई मूव करता है तो उसका टाइम जो है वो दूसरे लोगों के टाइम से बढ़ जाता है। जैसे अगर लेट्स से कि हमारा ये स्टूडियो जो है अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द पीपल दैट आर ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे मौजूद होंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो रूम है इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द पीपल प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वो देखेंगे, वो कहेंगे कि कमरा छोटा हो गया पहले से, ठीक है। इस तरह की कुछ काउंटर इंट्यूटिव, मतलब कि अदर देन जो कॉमन सेंस है, इस तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जब आप क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे न्यूटन के लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड लॉ जो है वो अगेन
अगेन मतलब कि इशारा शुरू से तो नहीं हो सकता। यस ये देखें, मेरे ख्याल में कि मैथमेटिकल टेंशन और समझा दें, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 अगेन प्लीज़, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, मैंने आपसे ये कहा कि देखें कि ये ऑब्जेक्ट क्या था ए और ये ऑब्जेक्ट था बी। तो जो ए है वो बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है। तो ये देखें, अब ये देखें फोर्स को हम कैसे लिखेंगे फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, देखें अब ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ए पे लग रही है, तो जिस पे लग रही है उसको पहले लिखेंगे, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। अब ये नीचे वाली फोर्स किस पे लग रही है, बी पे, तो बी को हम पहले लिखेंगे और जो लगा रहा है वो कौन है, ए, तो ए को बाद में लिखेंगे। अब ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, माइनस, ठीक है। अब वो टेंशन और वो बता देता हूँ मैं आपको दोबारा से। ये देखें, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन के दौरान जो है इन पे नॉर्मल फोर्स लगती है, और ये हमें तब पता चलता है कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने से जब हमने इसका एक्शन रिएक्शन पेयर फाइंड आउट किया है तब हमने इस नॉर्मल फोर्स को डिस्कवर किया है। अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ना पता होता तो हम कभी भी इस एक्शन रिएक्शन के पेयर को हम कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें नॉर्मल फोर्स का पता ही ना होता। तो थर्ड लॉ ने हमें नॉर्मल फोर्स की इन्फॉर्मेशन दी है। इसी तरह से जो टेंशन की फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें किसने दी है, न्यूटन थर्ड लॉ ने। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये वॉल थी हमारी और यहाँ से ये एक हमने इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच की हुई है और इस स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो जगह पे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो काम कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। जब आपने अपने हाथ से इस स्ट्रिंग को खींचा है उस तरफ, तो इस स्ट्रिंग ने आपके ऊपर एक्शन किया है और आपके हाथ ने इसके ऊपर क्या किया है, रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब ये स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनी हुई है। अब जब आप इसको खींचेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ये स्ट्रिंग थी आपकी, इस पे ये एटम्स थे 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो ये एटम्स भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे इस तरह से। इनमें भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब डिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो ये एक्शन यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस वॉल के ऊपर एक्शन करेगी क्योंकि यहाँ पे इसको हमने बांधा हुआ है इसके साथ, और ये वॉल इसके ऊपर एक्शन करेगी। तो इस तरह से हमें पता चला कि टेंशन की फोर्स जो है वो इसके दरमियान एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने फोर्स तो यहाँ पे लगाई थी लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँच गया है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हुआ कि टेंशन की फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ तक जो है वो हमारी क्लास ओवर हो चुकी है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। So this is all from my side. This is Anul Abidin signing off.